व्यू 360 में पाकिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू पाबंदियों में कल से नरमी का आगाज। अब तक हासिल की गई कामयाबी छिन तो नहीं जाएगी। अमरीकी रियासत टेक्सास की एक ऐसी काउंटी जहां कोविड-19 का कोई मरीज नहीं। और कोरोना वायरस के शिकार अफराद के घर में अच्छे खाने की कमी ना हो, ये है मिशन लाहौर की औज फातिमा का। मुझे ऐसा लगता था कि औलाद जो अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं चाहती थी कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूं जो उनकी आने वाली मंजिलों को आसान करे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 शो के साथ मैं हूं फाइजा बुखारी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सबब कई माह से जारी पाबंदियों में कल से नरमी का आगाज हो रहा है। सबसे पहले सियाहती मकामात खुलेंगे, फिर रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बिजनेस, एक्सपो सेंटर्स और 15 सितंबर तक स्कूल और शादी हॉल भी। हफ्ते और इतवार को दुकानें भी अब खुल जाएंगी, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखना होगा। खेलों के मुकाबले शायकीन के बगैर होंगे। ट्रांसपोर्ट में खड़े होकर सफ़र की इजाज़त फ़िलहाल नहीं होगी और मास्क और समाजी फासले की हिदायत पर भी अमल करते रहना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस मकाम पर पहुंच गया है कि मामूल की सरगर्मियां जारी कर दी जाएं? कहीं वायरस के खिलाफ अब तक हासिल होने वाली कामयाबी खो तो नहीं जाएगी? पंजाब के कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की रुकन डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार कहती हैं कि ये फैसला रिस्की है, मगर नताइज से डील करने की सलाहियत भी मौजूद है। आइए देखते हैं सारा ज़मान के साथ उनकी गुफ्तगू। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में सूबा पंजाब ने ईद पे वक्त से पहले ही, जो उन्होंने वक्त का ऐलान किया था उससे पहले, अपना स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया और कहा यह जा रहा था कि ईद के 2 हफ्ते बाद तक पता लगेगा कि कैसे सिचुएशन इवॉल्व हुई है ईद पे एक्टिविटी की वजह से। अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि इस वीकेंड से ही एक्टिविटीज जो हैं वो बड़ी हद तक नॉर्मल के तौर पे बहाल हो जाएंगी। क्या ये सही वक्त आ गया है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि बलूचिस्तान में अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन 17 अगस्त तक कहा गया है कि जारी रहेगा। जितने भी डिसीजंस गवर्नमेंट के लेवल पे लिए जाते हैं उनके पीछे एक प्रॉपर एनालिसिस होता है बाय सीनियर टीम, जो कि देखती है कि नंबर ऑफ केसेस कैसे ग्रो कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, और उसकी रोशनी में ही कोई डिसीजन लिया जाता है। ओवर द पास्ट फ्यू डेज हमने देखा कि कोई सिग्निफिकेंट राइज हमें नहीं मिली नंबर ऑफ केसेस में, तो इसी को सामने रखते हुए ये फैसला किया गया है कि थोड़ी सी मजीद रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। लेकिन ये क्रिटिकली ऑब्वियसली इसको एनालाइज करने की डे टू डे बेसिस पे जरूरत है, जो कि किया भी जाएगा। अमेरिका में जो हालात जैसे हुए और यूरोप में भी हमने ये देखा कि एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि जब केसेस कम होते हैं तो वो अपने तौर पे एक बहुत क्रिटिकल वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त हाथ पीछे नहीं खींचना चाहिए, उनका जो तजर्बा हुआ है, बल्कि उस वक्त मजीद एहतियात करनी चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा इंक्रीज पाकिस्तान में केसेस के नंबर्स में आया है। आई टोटली एग्री विद यू कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का पैटर्न है वो जो है वो थोड़ा सा अलार्मिंग हो गया था। जब नंबर ऑफ केसेस कम हुए थे तो हमने सेकंड वेव की तरफ जाते हुए उन्हें देखा। लेकिन अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के फिगर्स को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा ड्रामेटिक डिफरेंस है अबाउट द नंबर ऑफ केसेस इंक्रीजिंग, द पीक एंड देन द डिक्लाइन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो पाकिस्तान का पैटर्न थोड़ा सा उन कंट्रीज की निस्बत फर्क है। हमारा मोर्टेलिटी रेट भी उनके मुकाबले में बहुत कम है। सो आई एग्री टोटली कि शायद ये फैसला जो है थोड़ा रिस्की है, लेकिन रिस्क अब हम इसलिए लेना चाहते हैं बिकॉज हमारी इकोनॉमी भी बहुत सफर कर रही है। अगर अगले आने वाले दिनों में केसेस बढ़ते हैं और खास तौर पे ईद उल अजहा का जो भी पैटर्न पब्लिक की मूवमेंट का था उसकी वजह से कोई केसेस बढ़ते हैं, तो क्या एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो गेन की गई थी केसेस कम होने से, क्या वो लूज नहीं हो जाएगी? बिल्कुल ये लूज तो हो जाएगी, क्योंकि ये वो क्रिटिकल टाइम है जिस पे आपने एक डिसीजन लिया है और उसका क्या आफ्टर इफेक्ट होगा द टाइम विल टेल। नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज तो हुए हैं, लेकिन इतनी सिग्निफिकेंटली वो जो रैपिडली अप गोइंग ग्राफ था उसको टच नहीं कर रहे हैं, स्लो एंड स्टडी हैं और ऐसे हैं जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अकोमोडेट कर सकती हैं। और आखिर में मैं आपसे पब्लिक एटीट्यूड के बारे में जानना चाहूंगी। हम ये जानते हैं कि स्टिग्मा की वजह से लोग टेस्ट कम करा रहे हैं। अगर पब्लिक पे हुकूमत रिलाय कर रही है इस वक्त के बहुत सारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएं और पब्लिक पे रिलाय किया जाए, ये कितनी सेफ स्ट्रेटजी होगी? जबकि हमने ये देखा कि पब्लिक का हिस्सा इसको बिलीव भी नहीं करता,
पब्लिक का एक हिस्सा मास्क भी नहीं पहन रहा। आई थिंक सारा, अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस से पूछेंगी तो हम बिल्कुल पब्लिक पे रिलाई नहीं कर सकते। हमने देखा जो पिछले 2 महीनों में एक chaotic सिचुएशन हुई थी, उसमें बहुत ज्यादा हाथ हमारे कैजुअल बिहेवियर का था, जिसकी वजह से डिजीज रैपिडली स्प्रेड की। लेकिन उसकी वजह से शायद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, हमारे अब थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। आई थिंक अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक, बिकॉज गवर्नमेंट ने उनको सेंसिटाइज करना है कि किस तरह वो दे हैव टू लिव विद दिस प्रॉब्लम, कैसे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है, मैंडेटरी मास्क का क्राउडेड प्लेसेस पे इस्तेमाल करना है, कैसे रेस्पिरेटरी एटिकेट्स और हैंड हाइजीन पे तवज्जो देनी है, एंड दिस हैज टू बी इनकलकेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट लेवल। ऑलराइट डॉक्टर सौम्या इक़्तिदार, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर सोमिया के मुताबिक कोरोना वायरस की एक शख्स से दूसरे में मुंतकिली के इम्कान को कम करने से इस मर्ज के खिलाफ तवील मुद्दती कामयाबी हासिल होगी और इसके लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी है। अमेरिका की बात करें तो कोविड-19 के केसेस की तादाद में रियासत टेक्सास तीसरे नंबर पर है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जहां बेशतर रियासत इस बीमारी से लड़ रही है, वहीं एक काउंटी ऐसी भी है जहां एक भी केस सामने नहीं आया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। रियासत टेक्सास की बोर्डन काउंटी में ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई ग्रोसरी स्टोर। इस काउंटी की आबादी 700 अफराद से कम है और उनमें से 40% गेल नामी कस्बे में रहते हैं। अगर आप यहाँ से गुजरे तो ये पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। बोर्डन काउंटी एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी रिहायशी कोरोना में मुब्तला नहीं है। Everyone is definitely cautious. यकीनन हर कोई मोहतात है, हालांकि हम में से किसी को भी कोविड नहीं है और हम ऐसे ही रहना चाहते हैं और इससे एहतियात की एक और तह का इजाफा हो जाता है। हाई स्कूल स्टूडेंट ऑस्टिन ब्यूकैनन के रियाजी के उस्ताद, उनके वालिद का कहना है कि यहाँ कोविड ना होने की एक वजह यह है कि इस देही कम्युनिटी में लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी मुआशरती तौर पर एक दूसरे से दूर रहते हैं। It's kind of our norm here. ये हमारा मामूल है। यहाँ हम अलग थलग हैं। हम हर रोज शहर नहीं जाते, हम लोगों के ज्यादा आसपास नहीं रहते, लिहाजा कुछ लोगों के ख्याल में ये एक बोझ है, लेकिन इस वक्त ये एक नेमत है। लेकिन ऑस्टिन इस बारे में बेचैन है कि नया तालीमी साल कैसा होगा, क्योंकि स्कूल के ओहदेदार बदलती हुई सूरत हाल के साथ साथ मंसूबे तैयार करते रहते हैं। एक सीनियर होने के नाते और हाई स्कूल में आखिरी साल होने की वजह से मैं चाहता हूँ कि हर चीज वैसे हो जैसी होनी चाहिए, लेकिन कोविड ने यकीनी तौर पर इसको मुतासिर किया है। इसकी वजह यह है कि बोर्डन काउंटी के आसपास दूसरी काउंटियों में कोविड-19 के केसेस की तस्दीक हुई है। अगर बोर्डन काउंटी से बाहर दूसरे स्कूलों ने ऑनलाइन तालीम का फैसला किया तो ये वाज़ेह नहीं है कि इसका एथलेटिक्स टीमों पर क्या असर पड़ेगा। ऑस्टिन स्कूल में हर खेल में हिस्सा लेते रहे हैं। मकामी हुकूमत के ओहदेदार रॉस शार्प का कहना है कि कोविड-19 किसी भी वक्त बोर्डन काउंटी में दाखिल हो सकती है। स्कूल शुरू होना शायद मेरे लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि तकरीबन हमारे आधे स्टूडेंट्स काउंटी के बाहर से आते हैं। ऑस्टिन के जहन में कोरोना वायरस के लगने का खतरा है। We don't have a grocery store here, so हमारे यहाँ ग्रोसरी स्टोर्स नहीं है, लिहाजा हमें सामान खरीदने के लिए 30 मील दूर दूसरे शहर जाना पड़ता है और हमें वहाँ से वबा से भी निमटना पड़ता है। लेकिन ऑस्टिन रियासत टेक्सास में कारोबार खोलने के बारे में ज्यादा पुरुमीद नहीं। वो कहते हैं कि वो महफूज रहने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कॉलेज के लिए काउंटी छोड़कर जाने से पहले मजीद एक साल अपने दोस्तों के साथ गुजार सकें। एलिजाबेथ ली के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस के दौरान कौमी सतह के इंतखाबात मुनक्किद करना एक बड़ा चैलेंज है। ऐसी अमरीकी रियासतों की तादाद बढ़ रही है जो डाक के जरिए वोट डालने के ऑप्शंस को बढ़ा रही हैं। तमाम सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इस तरह डाले गए वोट्स धांधली और नताइज में ताखीर का सबब बनेंगे। अमेरिका में डाक के जरिए वोट डालने की एक तवील तारीख है, तो आइए देखते हैं कि इस साल ये मामला बहस का मौजू कैसे बन गया है। न्यूयॉर्क के कुछ रिहायशियों ने बहादुरी दिखाई और कोरोना वायरस के बावजूद जून के डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जाती तौर पर जाकर वोट डाला, लेकिन बहुत से लोगों ने बजरिया डाक अपने वोटर साल किए, जिससे इलेक्शन सिस्टम जो इसके लिए तैयार नहीं था उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। अब 6 हफ्तों के बाद कई अजला में अभी तक इंतखाबी नताइज का ऐलान नहीं किया गया। सदर ट्रंप ने बार बार मुतनब्बे किया है कि अगर रियासतों में नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए मेल इन बैलेटिंग पर इन्हिसार किया गया तो इसी तरह की ताखीर हो सकती है। आपको हफ्तों, महीनों, शायद बरसों बाद इंतखाबी नतीज का पता नहीं होगा। हो सकता है कि आपको इंतखाबी नतीजा कभी मालूम ना हो और मैं इसी से फिक्रमंद हूँ। ये पहले से तयशुदा होगा, इसमें धांधली होगी।
انتخابی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ووٹوں کی دھوکہ دہی بہت ہی کم ہوتی ہے، یہاں تک کہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ میں بھی فراڈ کم ہی ہوتا ہے۔ بیشتر ریاستیں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت دیتی ہیں، لیکن اس سال بہت سے لوگوں کو توقع ہے کہ وبا کی وجہ سے بڑی تعداد میں بیلٹ گننے کے لیے انہیں اضافی وقت درکار ہوگا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہوگا جب امریکی انتخابات کے نتائج میں تاخیر ہو۔ الگور اور جارج ڈبلیو بش کے مابین سن 2000 میں ہونے والے الیکشنز کا متنازع فیصلہ فلوریڈا میں دوبارہ گنتی کی وجہ سے 1 ماہ سے زیادہ تاخیر کا شکار ہوا، مگر ماہرین سمجھتے ہیں کہ آئندہ نومبر کا انتخاب اور بھی متنازع ہو سکتا ہے۔ ہم ابھی ایک انتہائی منقسم ماحول میں ہیں۔ اس وجہ سے کسی موقع پر اگر کوئی امیدوار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پردے کے پیچھے کسی طرح کی دھوکہ دہی ہو رہی ہے، وہ ایک مسئلہ ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ صرف فلوریڈا کی طرح ایک ریاست نہیں ہوگی جہاں مسئلہ ہو۔ میرے خیال میں 3، 4 یا شاید 5 ریاستیں ایسی ہو سکتی ہیں جہاں اضافی وقت لگ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے انتخابات ملتوی کرنے کی اپنی تجویز تو واپس لے لی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میل ان ووٹنگ کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات برقرار ہیں۔ اگر ان کے زیادہ تر حامیوں نے ذاتی طور پر ووٹ ڈالے اور وہ انتخابات کی رات کو برتری میں رہیں تو وہ دعویٰ کر سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جو ووٹ بذریعہ ڈاک آ رہے ہیں وہ جعلی ہیں، اور کوشش کریں گے کہ وہ اپنی فتح کا دعویٰ کر دیں۔ بدھ کے روز صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے امریکی ریاست نیواڈا، جہاں ڈیموکریٹس کی حمایت زیادہ ہے، تمام رجسٹرڈ ووٹرز کو میل ان بیلٹ بھیجنے کے منصوبے پر مقدمہ دائر کیا ہے۔ لیکن ریپبلکنز کی زیر قیادت فلوریڈا کی ریاست میں انتخابات کے لیے صدر ٹرمپ بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے موجودہ اور ماضی کے گورنروں نے ریاست کے انتخابی نظام کو شفاف کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ محفوظ اور شفاف ہیں۔ یہاں کے دونوں گورنروں نے واقعی غیر حاضر ووٹوں کا ایک بہتر نظام بنا دیا ہے، اور یہاں تک کہ میل ان بیلٹس کو بھی۔ عوامی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ نومبر میں زیادہ سے زیادہ امریکی بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے محفوظ ہونے کے بارے میں رائے بہت منقسم ہے۔ ریپبلکنز کے مقابلے میں یہ زیادہ امکان ہے کہ ڈیموکریٹس ووٹرز بذریعہ ڈاک ووٹ دینا چاہیں گے۔ کچھ ریاستوں میں حصہ لینے والے ووٹرز کی تعداد بڑھانے سے جو بائیڈن کو مدد ملے گی، لیکن دوسری جگہوں جیسے فلوریڈا میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس سے ٹرمپ کو فائدہ ہوگا۔ انتخابی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اصل چیلنج یہ یقینی بنانا ہوگا کہ جو بھی جیتے دونوں فریقوں کو اس نتیجے پر اعتبار ہو۔ پیٹسی ویڈسکوارا کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ ہماری تمام ویڈیوز ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ شکریہ 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 کورونا سے متاثرہ مریضوں کا، علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔ امریکی کمپنی مائکروسافٹ مقبول ایپ ٹک ٹاک کے امریکہ میں آپریشنز خریدنے کے لیے چینی کمپنی سے مذاکرات کر رہی ہے۔ ان کے کسی ڈیل سے قبل ہی فیس بک نے امریکہ سمیت 50 ممالک میں انسٹاگرام پر ٹک ٹاک جیسا فیچر ریلز متعارف کروا دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مائکروسافٹ ٹک ٹاک کو حاصل اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے پاس بھی فیس بک کے مقابلے میں ایک مقبول اور طاقتور ایپ ہو، جس کے ذریعے اسے بھی کروڑوں نوجوانوں اور ان کے ڈیٹا تک رسائی ملے، جس سے وہ اپنے دیگر پروجیکٹس کو بہتر بنا سکے۔ مگر امریکہ میں ٹک ٹاک کی فروخت کی بات کیوں ہو رہی ہے، اس کی تفصیلات ہم جان سکیں گے اس رپورٹ میں۔ ٹک ٹاک نے مارکیٹ میں آتے ہی ہر عمر کے افراد کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اپنی آمد کے بعد سے اس کا شمار دنیا کی مقبول ترین سوشل میڈیا ایپس میں ہوتا ہے، لیکن قومی سلامتی کو ممکنہ خطرات کے پیش نظر ٹرمپ انتظامیہ اس چینی ایپ کا جائزہ لے رہی ہے۔ صدر ٹرمپ امریکہ میں اس ایپ پر پابندی عائد کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں، لیکن مائکروسافٹ کے CEO کے ساتھ فون پر بات کے بعد صدر نے نرم رویہ اختیار کیا۔ مائکروسافٹ بائٹ ڈانس سے ٹک ٹاک خریدنے پر مذاکرات کر رہی ہے۔ ٹک ٹاک کے امریکہ میں لاکھوں صارفین ہیں۔ یہ نوجوانوں میں بے حد مقبول ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی مختصر ویڈیوز ریکارڈ کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیوز اکثر مزاح کا رنگ لیے ہوتی ہیں۔ دیگر سوشل میڈیا ایپس فیس بک اور واٹس ایپ کی طرح یہ بھی اپنے صارفین سے ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے۔
बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका में सार्फिन का डाटा इकट्ठा करने की बिना पर अक्सर ही जांच पड़ताल की जद में आती रहती हैं। इसी बिना पर अमेरिकी रहनुमाओं को ये खदशा रहा है कि टिकटॉक के जरिए चीन की अमेरिकी सार्फिन के डाटा तक रसाई हो सकती है। I think the concern is about the long-term. मेरे ख्याल में अमेरिकी नौजवानों के डाटा की तवील मुद्दती सियासी, मुआशी और इंटेलिजेंस कदर कीमत है। आज का नौजवान 10 साल बाद दरमियानी उम्र का शख्स होगा जो मुमकिन है किसी अहम सियासी ओहदे पर फाइज हो। टिकटॉक के अरूज की दीगर वजूहात भी हैं। वायरल कॉमेडी और डांस वीडियोस के लिए मशहूर इस ऐप को नौजवान कारकुनों ने ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट की हिमायत के लिए भी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है। रियासत ओक्लाहोमा के शहर तल्सा में सदर ट्रंप की इंतखाबी रैली में खाली नशिस्तों के पीछे भी किसी हद तक टिकटॉक के सार्फिन का हाथ है, जिन्होंने मुफ्त टिकट तो हासिल किए लेकिन रैली में जाने का उनका कोई इरादा नहीं था। वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर ज़राए इब्लाग के मुताबिक साबिक मुलाजमीन और दस्तावेजात के मंजरेआम पर आने से इंकशाफ हुआ है कि टिकटॉक ने हांगकांग में जमहूरियत पसंद एहतजाजी मुहिम समेत चीनी हुकूमत के लिए नापसंदीदा मवाद को सेंसर किया है। पीर के रोज सदर ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक बाज शराइत के साथ अमरीका में काम कर सकती है। I don't mind if whether it's Microsoft. अगर माइक्रोसॉफ्ट या कोई और अमेरिकी कंपनी टिकटॉक को खरीद लेती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वावे के बाद चीनी और अमेरिकी टेक कंपनियों के माबैन एक बार फिर करीबी ताल्लुकात खराब होने लगे हैं और मीटिंग प्लेटफॉर्म जूम सिक्योरिटी की वजूहात के बिना पर अमेरिकी कानून साजों को खटकने लगी। 2 साल पहले मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की राय थी कि ये बात कतई नाकाबिले फहम है कि जब टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अमेरिका और चीन अपनी सप्लाई चेन को अलग अलग कर सकेंगे, और मेरे ख्याल में इन लोगों में से बहुत से हैरत ज़दा रह चुके हैं कि इस काम के लिए अमेरिका किस हद तक जाने के लिए राजी है। सदर ट्रंप ने अमेरिकी कंपनी को टिकटॉक खरीदने के लिए 15 सितंबर तक की मोहलत दी है। इस दौरान फेसबुक के मातहत इंस्टाग्राम आने वाले हफ्तों में एक नई ऐप जारी करने की तैयारी कर रहा है जो टिकटॉक से मिलती जुलती होगी। इसका मतलब है कि टिकटॉक के पास कुछ ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैट डेवल के साथ सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोविड-19 से मुतासरा अफराद को सिर्फ इलाज ही की नहीं बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की भी ज़रूरत रहती है, लेकिन कमज़ोरी के बायस खाना बनाने के लिए हिम्मत इकट्ठी करना एक मुश्किल काम है। मरीज़ और उनके अहले खाना का बोझ कुछ कम करने के लिए पाकिस्तान के बाज़ शहरों में ख़वातीन घरों में मुफ्त खाने मुहैया कर रही हैं। लाहौर से समन खान हमें मिलवा रही हैं ओज फातिमा से, जो रोज़ाना ऐसे 150 ख़ानदानों की मुश्किल को आसान कर रही हैं। लाहौर में कोविड-19 से मुतासरा कोई भी खातून खाना सैयदा ओज फातिमा से रब्ता कर सकती हैं, जो न सिर्फ मरीजों बल्कि उन पर इन्हिसार करने वालों के लिए भी खाना पहुंचा रही हैं। मेरे सर्कल में मेरी 1-2 फ्रेंड्स इन्फेक्टेड हुई तो उनसे बात करके मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए परेशान थी। तो और वो मुझे कह रही थी कि देखो मैं अपने लिए कोई काम नहीं कर पा रही और मेरे बच्चे भी हैं और मुझे इस चीज़ की टेंशन है कि मैं अपने बच्चों के लिए कैसे करूँगी। वो घबराई हुई थी। तो मुझे उस दिन इस बात का एहसास हुआ कि ये मेरे सर्कल में है, मैं इनको जानती हूँ और ये मुझे बता रही हैं, पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई हेल्पर नहीं होगा, वो किसी को बता नहीं पा रहे होंगे। तो उस दिन ये सोच के मैंने ये इनिशिएटिव लिया। खाना मुहैया करने की कोशिश का आगाज़ तो 25 ख़ानदानों की मदद के मंसूबे से हुआ, लेकिन अब रोज़ाना 150 ख़ानदानों के घर ओज फातिमा के हाथों का बना खाना जाता है और इस कोशिश में उन्होंने इन लोगों को साथ मिलाया है जिनका अपना रोज़गार इस वबा की नज़र हो गया। कोरोना की वजह से जो है ना काफ़ी नौकरियाँ जॉब्स वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोरोना की ही वजह से अल्लाह ताला ने जो है ना ये भी एक सिलसिला बनाया है। पेशेंट को खाना देना वो तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं लेके जाता हूँ तो उनकी जो है ना वो मुस्कुराहट किस तरह की होती है, वो इंतज़ार में होते हैं कि मसलन ये आदमी इतने बजे के करीब जो है वो खाना लेके आएगा। सोशल मीडिया के ज़रिए ये सिलसिला घरों से बढ़कर अस्पतालों के अमले और दूसरे शहरों से आए मरीज़ों और उनके लवाहिकीन तक पहुँच गया है। हिंदू कम्युनिटी ने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि जी आप खाना भेजती हैं, आप सिर्फ मुस्लिम जो है कोविड पेशेंट्स को खाना भेज रही हैं या आप हिंदू जो कोविड पेशेंट्स को भी खाना देंगी। तो मैंने उन्हें इस बात पे कहा कि देखें इंसानियत सबसे पहले है और आप मुझे बताएं कि आप किस इलाके में रहते हैं और कहाँ पर खाना चाहिए, मैं उनके लिए खाना बना के भिजवाऊँगी। उस दिन मैंने जो है कुछ डिशेस ऐसी थी जो चिकन की डिशेस थी और मुझे अंदाज़ा था कि ये वेजिटेरियन होते हैं, तो मैंने ख़ास तौर पर इनके लिए सब्ज़ी पकाई 2 तरह की और मैंने उनके लिए बना के भिजवाई। ओज फातिमा का रोज़ाना बजट 10 से 12 हज़ार है और वो ये काम बगैर किसी इमदाद के कर रही हैं।
میں نے جس سیونگ سے انیشیٹو لیا وہ جو ہے سیونگس میرے گارڈینس نے میرے لیے رکھی ہوئی تھی, میرے فیوچر کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ آنے والے ٹائم میں کبھی زندگی میں مجھے اس کی ضرورت پڑے تو وہ میرے کام آ جائے. لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے, تو میں چاہتی تھی کہ میں ان کے لیے کچھ ایسا کروں جو ان کی آنے والی منزلوں کو آسان کرے. اوج فاطمہ کہتی ہے کہ کووڈ-19 ختم ہونے کے بعد وہ اپنے مشن کا رخ اسپتالوں میں دور دراز سے آئی ایسی ماؤں کی جانب موڑ دیں گی جن کا ایک بیمار بچہ اسپتال میں ہونے کے باعث ان کے پورے گھر کا نظام متاثر ہو جاتا ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. کورونا وائرس نے ایسی تقریبات بھی سونی کر دی ہیں جن کی روح ہی لوگوں کی موجودگی ہوا کرتی تھی, خاص طور پر شادی بیاہ کی تقریبات جس کا دوست اور رشتہ دار بے صبری سے انتظار کیا کرتے تھے. 15 ستمبر سے شادی ہالز کھلنے جا رہے ہیں, لیکن اب تک کووڈ-19 نے شادی کی تقریبات کو کیسے بدل دیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. مہندی اور مائیوں ایسی رسمیں ہوتی ہیں جن کے بغیر شادی کا تصور نہیں کیا جاتا. سینکڑوں دوست احباب اور رشتہ دار اس موقع پر خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. کراچی میں ہونے والے ایسے ہی ایک شادی کے تمام منصوبے کورونا وائرس کی وجہ سے دھرے کے دھرے رہ گئے. دلہن کے والد کے مطابق کورونا وائرس کے باعث سب کچھ بدل گیا ہے. پہلے ہم نے اس بچی کی شادی کا ارینجمنٹ کیا تھا 600 پلس لوگوں کا, کیونکہ یہ ہمارے فیملی کی پہلی شادی تھی اور بہت ساری بچیاں اس کی عمر کی جو ہماری بہن بھائیوں کی بیٹیاں تھیں وہ سب انتظار میں تھیں. لیکن یہ کورونا کی وجہ سے ہم کسی کو انوائٹ نہیں کر سکے. شادی ہال بند ہو گئے ہیں, ابھی بھی بند ہیں. کھانے کے ہوٹلس وغیرہ بھی بند ہیں, موسٹلی وہ نہیں دے پا رہے. لیکن ہو بھی تو اب ہم کہاں کھلائیں گے ان کو, کوئی ارینجمنٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا شارٹلی ہم نے اپنے گھر میں ہی کچھ بندوبست کیا, یہ چند اپنے گھر لوگ کے ممبرانس کے ساتھ. پاکستان میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 13 مارچ سے تمام شادی ہال بند کر دیے گئے تھے. اسی لیے لوگوں کو شادی کی تقریبات کا اہتمام گھروں میں کرنا پڑا. محمد سلیم کے گھر میں یہ پہلی شادی تھی جس کا سب کو بہت انتظار تھا, لیکن سینکڑوں مہمانوں کے بجائے وہ صرف خاندان کے قریبی رشتہ داروں میں سے 40 افراد کو ہی بلا سکے. پہلے تو بہت بڑی شادی پلان کری تھی, لائک 600 پیپل کی, اینڈ ناؤ ہم گھر سے رخصتی کر رہے ہیں. کوئی فرینڈس نہیں آ سکے اور کوئی فیملی فرینڈس میں کلوز فرینڈس سے کر رہے ہیں. سارے فرینڈس ناراض ہیں, وہ آ نہیں سکتے. اور اب ٹریول کے پلانس پہ تھے وہ بھی کووڈ-19 کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں بیکاز فلائٹس اور ویزاز بند ہیں. تاہم اس شادی کو ان تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے سوشل میڈیا پر براہ راست دکھایا گیا جو شادی میں شریک نہیں ہو پائے. یہ بھی ایک اچھا اسپیکٹ آف ہے لائف, لیکن جو وہ پلان تھا آبویسلی ہم لوگ زیادہ لارج گیدرنگ کو انوائٹ کر سکتے, بہت سارے لوگ ہماری خوشی میں شامل ہو جاتے, تو وہ ظاہر ہے ایک مسنگ ایکسپیکٹ ہے. شادی ہال بند ہونے سے جہاں شادی کی تقریبات سمٹ کر رہ گئی ہیں, وہیں ملک بھر میں موجودہ ہزاروں شادی ہال بند ہونے سے اس کاروبار سے جڑے افراد کا کام بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے اور لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے ہیں. پورے پاکستان میں تقریباً 13,000 کے قریب شادی ہال ہیں جو کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر 13 مارچ سے 13,000 کے 13,000 شادی ہال بند پڑے ہوئے ہیں. ان 13,000 شادی ہال کے اندر لگ بھگ پورے پاکستان کے اندر 6.5 لاکھ کے قریب افراد بنتے ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں. اگرچہ ان تقریبات پر ہونے والے اخراجات کو وائرس کی وجہ سے مجبوراً محدود کرنا پڑا, لیکن ایسے لوگ جن کی جیب ان تمام اخراجات کی متحمل نہیں ہو سکتی, ان کے لیے یہ موقع کسی نعمت سے کم نہیں, اور ممکن ہے لوگ اس سادگی کو مستقل طور پر اپنا دیں. اور یہاں پر آج کا ویو 360 شو ختم ہوتا ہے. شو میں شامل رپورٹس دوبارہ دیکھنے کے لیے یا پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے. ہیو اے ونڈرفل ویکینڈ.